हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा था आनुवंशिकता और उत्क्रांति, हियरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में लेक्चर नंबर 6 में आज हम देखेंगे अवशेषांक अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण अर्थात जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब ये क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा हेडलाइन है। तो चलिए आगे देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम हिंदी में अवशेषांक बोलते हैं, ठीक है। सजीवों में जो नष्ट होने वाली अर्थात डिजनरेट होने वाले, जो अंडर डेवलप होते हैं, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं रहते हैं, उन अंगों का अर्थात उन यूजलेस ऑर्गन्स का जब कोई भी उपयोग नहीं होता है तब वह नष्ट हो जाते हैं, उसे ही हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। सजीवों में नष्ट होने वाले अर्थात डिजनरेट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि, जिनका पूरी तरह से वृद्धि नहीं हुआ हो, जो अंडर डेवलप हो, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हों, वाले निरुपयोगी अर्थात यूजलेस इंद्रियों अथवा अंगों को, इंद्रिय हो गया या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन या अर्थात अवशेषांक बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सजीवों में अचानक सजीवों में अचानक नए ऊतकों अर्थात न्यू टिश्यू तथा अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता है। सजीवों में जैसे अचानक कोई नया अंग या कोई ऑर्गन्स हो गया, वह अचानक जो है नहीं बन सकता, ठीक है। सडनली कोई भी ऑर्गन्स न्यू नहीं बन सकते, अपितु पुराने अंगों या इंद्रियों में से ही क्रमवार परिवर्तन होता रहता है। जो भी पुराना इंद्रिय है, जो भी पुराने हमारे ऑर्गन्स है, उसी में ही चेंजेस होकर नए ऑर्गन का निर्माण होता है, उसी में ग्रेजुअल चेंजेस होता रहता है, धीरे धीरे। क्रमवार परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे जब परिवर्तन होगा तो उससे नए ऑर्गन का निर्माण होगा। सामान्यतः अर्थात मोस्टली किसी विशिष्ट परिस्थिति अर्थात सर्टेन सिचुएशंस में शरीर की एकाध अर्थात कोई एक रचना अर्थात स्ट्रक्चर यूजफुल होती है, उपयुक्त अर्थात यूजफुल होती है। इसका कहने का मतलब है मोस्टली जो सर्टेन सिचुएशन में जब कोई विशिष्ट परिस्थिति आती है तो शरीर का कोई एक स्ट्रक्चर जो होता है वह यूजफुल होती है, परंतु हाउएवर विभिन्न परिस्थिति डिफरेंट सिचुएशन में वह जो निरुपयोगी या हानिकारक अर्थात यूजलेस आर इवन हार्मफुल, यूजलेस होगा या फिर हार्मफुल होगा, होती है। विभिन्न परिस्थिति में वह निरुपयोगी या हानिकारक होती है। कौन? जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसलिए जो अंग की आवश्यकता नहीं होती वह प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे वह क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है अर्थात नष्ट होने लगता है। हमारे बॉडी में जो अंग की आवश्यकता नहीं है, जो भी ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्राकृतिक चयन जब वह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जाता है तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है और वह नष्ट होने लगता है। किसी एक निरुपयोगी अंग अर्थात यूजलेस ऑर्गन को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष का समय लगता है। जो भी हमारे यूजलेस ऑर्गन है, जिसका हमारे बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, उसको नष्ट होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये नष्ट होने वाले जो अंग होते हैं अर्थात ऑर्गन होते हैं, वे भिन्न भिन्न अवस्थाएं में भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ये नष्ट होने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वह भिन्न भिन्न अर्थात डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं को हम क्या बोलते हैं, फेसेस, और भिन्न भिन्न प्राणियों में अर्थात एनिमल्स के शरीर में दिखाई देती है, उनके बॉडी में हमें देखने को मिलता है। ऐसा अवयव जो एक सजीव को कोई कार्य नहीं करता, ऐसा अवयव अर्थात ऐसा ऑर्गन जो एक सजीव में कोई भी कार्य नहीं करता, जो नॉन फंक्शनल होता है, वह दूसरे सजीव में वही कार्य कर सकता है, वही कार्य करता है। जैसे ऐसे ऑर्गन हो गए जो एक सजीव में एक ऑर्गेनिज्म में काम तो नहीं कर रहा है अर्थात नॉन फंक्शनल है, लेकिन वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे सजीव में वह जो ऑर्गन है वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अर्थात दूसरे सजीव के लिए जो ऑर्गन है वह क्या है, वेस्टिजियल नहीं होता। यदि दूसरे सजीव में दूसरे ऑर्गेनिज्म में यदि वही ऑर्गन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब वह वेस्टिजियल ऑर्गन उस बॉडी के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। तो मानव में क्या हो जाएगा, ह्यूमन में क्या है, आंत्रपुच्छ अर्थात अपेंडिक्स।
हिंदी में हम उसे आंत्रपुच्छ बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। यह निरुपयोगी अर्थात नॉन फंक्शनल ऑर्गन है। हमारे बॉडी में जो हमारा आंत्रपुच्छ है, अपेंडिक्स, यह कहाँ का हिस्सा है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। ठीक है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अर्थात बड़ी आंत का पार्ट है, जो कि नॉन फंक्शनल है, जो हमारे बॉडी में किसी भी उपयोग में नहीं आता है। ये देखिए, ये होता है अपेंडिक्स। ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, और ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया। तो ये हमारा जो अपेंडिक्स होता है, जो आंत्रपुच्छ होता है, यह हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो होता है वह वेस्टिजियल ऑर्गन है। और भी ऑर्गन्स है वेस्टिजियल, तो चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। आंत्रपुच्छ, ये अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स जो होता है यह सेल्यूलोज का पाचन करने वाले प्राणियों, सेल्यूलोज का पाचन, जिन प्राणियों में सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए अपेंडिक्स कार्य नहीं करता है। लेकिन जिन एनिमल्स में, जिन प्राणियों में, जिन एनिमल्स में सेल्यूलोज का पाचन होता है, जैसे कैटल्स हो गए, कैटल्स का अर्थात जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, काऊ, बुफेलो एंड गोट, ये सभी जो हमारे कैटल्स होते हैं, इसमें जो है अपेंडिक्स वर्क करता है, जो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए जरूरी होता है। तो अपेंडिक्स वहां काम करेगा जहां पर सेल्यूलोज का पाचन होता है। ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसी प्रकार कान के स्नायु, मसल्स ऑफ ईयर पिना, हम ह्यूमन में जो मसल्स ऑफ ईयर पिना है, जो बाहर के मसल्स हैं ईयर पिना, ये भी मनुष्य के लिए अनुपयोगी तथा बंदरों को कान हिलाने अर्थात मूवमेंट ऑफ ईयर पिना के लिए उपयुक्त होता है। तो कान के स्नायु जो होते हैं, मसल्स ऑफ ईयर पिना, ये भी हमारे ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, जो क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। और ये बंदरों के लिए, जो मंकी होते हैं, उनको कान हिलाने के लिए उपयोग में आता है, तो मूवमेंट ऑफ ईयर पिना के लिए उपयुक्त होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ईयर पिना, ये क्या है, ईयर मसल्स है। ठीक है, कान का मसल्स, कान के स्नायु जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, मेरुदंड की अंतिम 4 कोशिकाएं, जो हमारा टेल बोन होता है, कोक्सी, जिसे रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट वाली कोशिकाएं होती है, जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, अंतिम जो 4 कोशिकाएं, कसे रुकाए हैं, सॉरी, कसे रुकाए हैं, अर्थात जिसे हम टेल बोन अर्थात कोकिक्स बोलते हैं। ठीक है, कोकिक्स बोलेंगे। उसके बाद अक्लदाढ़ अर्थात विजडम टीथ, अक्लदाढ़ का मतलब जो हमारा लास्ट वाला चौबर होता है, जिसे हम बोलते हैं, वह दांत यदि आ जाता है तो बोलते हैं अकल आ गई उसको। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल, बॉडी हेयर्स, हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये अवशेषांग होते हैं, अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। तो क्या क्या हो गया मनुष्य के शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन, आंत्रपुच्छ अर्थात अपेंडिक्स, और क्या हो गया, ईयर मसल्स, कान के स्नायु। ठीक है, और उसके बाद टेल बोन अर्थात जिसे हम कोकिक्स बोलेंगे, अर्थात मेरुदंड की अंतिम 4 कोशिकाएं, अक्लदाढ़ अर्थात विजडम टीथ, और शरीर पर बाल अर्थात बॉडी हेयर्स, ये सभी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसके लिए, मनुष्य के शरीर में अर्थात ह्यूमन बॉडी में दिखाई देते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये क्या हो गया, आपके विजडम टीथ अर्थात अक्लदाढ़ हो गए। ठीक है, और ये देखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी के लास्ट वाली जो 4 कोशिकाएं होते हैं, उसे हम टेल बोन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये तो हमने देखा अवशेषांग अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण अर्थात जीवाश्म विज्ञान क्या है। अब ये जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, अर्थात कई हजारों वर्ष पूर्व जो है, जो भी अस्तित्व में थे, जैसे आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, अर्थात कई हजारों वर्ष पहले जो है कौन से सजीव अस्तित्व में थे, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे कई हजार वर्ष पूर्व डायनासोर कैसे थे, हम कैसे पता लगाए। तो कौन से जीव पहले जो थे, वो जो कि लुप्त हो चुके हैं, जो कि गायब हो चुके हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए हम उस क्या होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होता है, अर्थात जीवाश्म विज्ञान होता है, जो इसको एविडेंस को खोजता है और क्या बताता है, उसके बारे में बतलाता है।
तो इसका रहस्य अर्थात सीक्रेट पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ है, हिडन ऑफ अर्थ में क्या हुआ रहा है, छिपा हुआ है। क्या? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस छुपा हुआ है। जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, अर्थात बाढ़ को हम इंग्लिश में फ्लूड बोलेंगे, भूकंप क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक, एंड ज्वालामुखी वोल्कानो। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी अर्थात फ्लूड, अर्थक्वेक एंड वोल्कानो आदि जैसी आपत्तियों अर्थात डिजास्टर के कारण बड़ी मात्रा में सजीवों अर्थात ऑर्गेनिज्म जो है ब्यूराइड हो जाते हैं अर्थात दफन हो जाते हैं। जब भी बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इन सभी जो डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे क्या होते हैं, दफन हो जाते हैं। नीचे क्या हो जाते हैं, जमीन में दफन हो जाते हैं, ब्यूराइड हो जाते हैं। इन सजीवों के जो अवशेष व चिन्ह, इन सजीवों के जो अवशेष अर्थात चिन्ह, रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन जमीन के नीचे अर्थात अंडरग्राउंड में सुरक्षित अर्थात प्रिजर्व रहते हैं। इनके जो अवशेष रह जाते हैं, मान लो इनकी हड्डियां हो गई, तो इनके जो अवशेष हो जाते हैं, जो बचे हुए हिस्से हो जाते हैं बॉडी के, तो क्या होते हैं, जमीन में दबे रह जाते हैं, तो वह एक तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्व हो जाते हैं अर्थात सुरक्षित रहते हैं जमीन के नीचे। इन्हें ही हम जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स कहते हैं। जो भी हड्डियां होती हैं उनके द्वारा उनका चित्र तैयार किया जाता है, उनकी आकृति, उनको फेस को दिया जाता है, जिससे उन फॉसिल से तैयार किया जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन अर्थात स्टडी ऑफ फॉसिल्स या उत्क्रांति अर्थात इवोल्यूशन के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जब भी हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं अर्थात जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो यह इवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, सम फॉसिल्स हैं, कुछ फॉसिल्स हैं जो जमीन के नीचे दब गए थे, उनका अवशेष जो प्राप्त हुआ है, उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जो ढांचे हैं, इस तरह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, जिसे जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलेंटोलॉजिकल साइंस की सहायता से हम इसे इसकी आकृति को बनाते हैं। तो ये क्या होता है, सम फॉसिल्स होते हैं, कुछ फॉसिल्स के क्या है, ये एविडेंस है जिनका हमें प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। जब प्राणी अथवा वनस्पति एनिमल्स, जब भी एनिमल्स एंड प्लांट्स मरते हैं, जब भी उनकी डेथ होती है, तब उनका जो कार्बन ग्रहण, कार्बन ग्रहण का मतलब कार्बन का कंजप्शन करना रुक जाता है। अर्थात जब वो कार्बन कंजप्शन कर, जब वे जीवित रहते हैं तो कार्बन को कंजप्शन करते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका कार्बन कंजप्शन क्या होता है, रुक जाता है अर्थात स्टॉप हो जाता है। और उस समय से उनके शरीर से कार्बन 14 का कम होना, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14, जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनके बॉडी से जो भी एनिमल्स या प्लांट की डेथ हो जाती है, तब उनके बॉडी से, उनके शरीर से जो है कार्बन 14 कम होने लगता है, या अर्थात कार्बन 14 का डिकेइंग प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और यही एक ही प्रक्रिया लगातार होती रहती है, लगातार शुरू रहती है, अकर्स कंटिन्यूसली। तो डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 जो है कंटिन्यूसली लगा रहता है। इसके बाद क्या होगा, कार्बन 12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण, कार्बन 12 या रेडियोधर्मी न होने के कारण अर्थात जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी न होने के कारण अर्थात वह नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। मृत वनस्पति अथवा प्राणियों, डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बन 14 तथा कार्बन 12 इसका अनुपात स्थिर करके, कांस्टेंट करके न रहकर लगातार बदलता रहता है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट जो है डेथ हो जाते हैं, तब उनमें जो कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो अनुपात होता है वह कांस्टेंट नहीं रहता है, वह लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय, किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का जो समय काल होता है, उनमें कार्बन 14 की जो सक्रियता और कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि अर्थात डेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड का मापन किया जाता है। तो जब भी एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तब उनका जो कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के डेथ टाइम पीरियड उनका कैलकुलेट कर सकते हैं, कब उनकी डेथ हुई है, कब उनकी मृत्यु हुई है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन
आयु निर्धारण अर्थात कार्बन डेटिंग करते हैं। इसी कार्बन डेटिंग की सहायता से हम ह्यूमन का भी पता लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी की डेथ होती है तो क्या करते हैं, उस पर कार्बन डेटिंग का यूज करके पता लगाते हैं कि इसकी डेथ कब हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का डेथ हुआ है जैसे उनका केवल अवशेष बचा है अर्थात उनकी केवल हड्डियां बची हैं, तो उन हड्डियों की सहायता से पता लगाएंगे। हड्डियों का क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे और उससे पता लगाएंगे। बहुत पुराना चीज कार्बन डेटिंग के लिए हम बहुत पुरानी जो चीजें होती हैं उनका हम डेथ कब हुआ है, कितना टाइम पीरियड हुआ है, उसको टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग। कई सौ साल जो हो गए हैं उनके लिए यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र अर्थात पैलेंटोलॉजी तथा मानवीय वंश शास्त्र, आर्थ्रोपोलॉजी में मानवीय अवशेष अर्थात ह्यूमन फॉसिल्स अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों मैन्युस्क्रिप्ट्स का काल निर्धारण अर्थात एज करने के लिए होता है। एज निर्धारित करने के लिए होता है। एज का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, पैलेंटोलॉजिकल और आर्थ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमन फॉसिल्स होते हैं अर्थात जीवाश्म तथा हस्तलिखित जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, जो भी फॉसिल्स पाए जाते हैं उनका एज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, उनमें यूज करते हैं। इस प्रकार की तकनीक अर्थात टेक्निक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा अर्थात एज ऑफ फॉसिल निश्चित कर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। तो हम इस टेक्निक का उपयोग कर जो फॉसिल्स के एज हैं उनका टाइम पीरियड कितना था और कौन से सजीव प्रेजेंट थे उस समय, उसकी जानकारी हम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी आधार पर असम पृष्ठरज्जु प्राणियों जिसे हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, असम पृष्ठरज्जु प्राणियों अर्थात इनवर्टिब्रेट से धीरे धीरे सम पृष्ठरज्जु प्राणियों अर्थात वर्टिब्रेट का उद्गम अर्थात ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देता है। तो वर्टिब्रेट से अभी जो आज वर्टिब्रेट हैं पहले इनवर्टिब्रेट से धीरे धीरे जो है वह वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हुए अर्थात ओरिजिनेट हुए, इस तरह दिखाई देता है। ये किससे पता चलता है हमें, जीवाश्म ईंधन अर्थात जीवाश्म विज्ञान की सहायता से, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से हमें यह पता लगता है कि इनवर्टिब्रेट्स से ही वर्टिब्रेट्स बने हुए हैं। ये देखिए बर्ड एव्स जिसे हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड और मैमल्स, केनोजोइक ईरा रेप्टाइल्स मेसोजोइक ईरा में थे। ये जो है एक काल पीरियड है, ठीक है, ये क्या है, कॉल पीरियड है। और इसके बाद पैलेनोजोइक ईरा में क्या थे, एम्फीबिया थे, फिशेस थे, जो इंसेक्ट हो गए जैसे ये फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स थे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल्स, तो ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल्स क्या है, ये देखिए स्टार फिश हो गया, मॉलस्का हो गया, ये सभी क्या है, ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल्स हैं। और धीरे धीरे जो है देखिए टाइम पीरियड बढ़ता गया और इवोल्यूशन होता चला गया। ठीक, अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बन 14 एंड इट इज डेवलप्ड बाय विलॉर्ड लिबी। ठीक है, विलॉर्ड लिबी, ही हैज बीन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज 1960। विलार्ड लिबी ने कार्बन 14 की खोज की, कार्बन डेटिंग की खोज की फॉर दिस इन्वेंशन। उन्हें इस इन्वेंशन अर्थात उन्हें इस खोज के लिए 1960 में नोबेल प्राइज मिला। उनके इस खोज के लिए उन्हें क्या मिला, 1960 में नोबेल प्राइज मिला। द एज ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश इन द जर्नल रेडियो कार्बन, जर्नल रेडियो कार्बन, उसे रेडियो कार्बन नाम दिया गया। तो विलार्ड लिबी ने कार्बन डेटिंग को खोज निकाला था कार्बन 14 की सहायता से। और इस कार्बन डेटिंग की सहायता से हम जो भी फॉसिल्स होते हैं उनका जो है क्या निकाल सकते हैं, उनका एज पता लगा सकते हैं कि वह कितनी पुरानी है। ठीक है, रेडियो कार्बन नामक पत्रिका में प्रसिद्ध किए गए थे। तो ये जो आयु का एज का जो निकालना था, एज निकालने की जो प्रक्रिया थी, जो भी मटेरियल्स का जो भी डिटरमाइन किया जाता था एज को, उसे जो है किसमें, रेडियो कार्बन नामक जर्नल में, पत्रिका में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे
और भी टॉपिक्स हैं जैसे कनेक्टिंग लिंक हो गए, संयोजी कड़ी, एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही। थैंक यू।